जय हिंद वतराम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के बहुत ही रोमांचक क्लास को देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, देर न लगाते हुए तुरंत हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1866 ईस्वी में। कब? 1866 में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इकोलॉजी होता क्या है। तो इकोलॉजी होता है जीवित प्राणियों, मनुष्यों, पशु पौधों और उनके भौतिक पर्यावरण जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य के प्रकाश के बीच पारस्परिक संबंधों और अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी। साधारण शब्दों में आ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी जैविक और अजैविक के बीच जो अंतःक्रिया होती है वही इकोलॉजी कहलाती है। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले इकोसिस्टम दिया किसने था? तो एजी टेंसले ने दिया था। कब दिया था? 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में। और इकोसिस्टम की बात की जाए, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे से मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। क्रिया करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। और यहाँ क्या था? यहाँ तो रिलेशन बनाना था, और यहाँ क्रिया करना और संतुलन बनाना है। अगला है दोस्तों क्या? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? W.C. रोजन ने दिया। कब दिया? 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में। और ये होता क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी की जीवन की विविधता से, जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जानवरों से लेकर मनुष्यों तक की विभिन्न प्रजातियां, आनुवंशिक भिन्नता और इकोसिस्टम शामिल होता है। अगला क्या है दोस्तों? अगला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात की जाए तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। कब दिया था? 1988 ईस्वी में। कब दिया था? 1988 ईस्वी में। और ये होता क्या है दोस्तों? ऐसा क्षेत्र जहाँ जैव विविधता बहुत अधिक होती है और उन पर बहुत बड़ा खतरा होता है, लगभग 70% नष्ट हो गई हूँ या नष्ट होने के कगार पर हूँ, तो उसको हम जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं। अगला टर्म है दोस्तों पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये क्या होता है? तो इकोलॉजिकल पिरामिड की बात की जाए दोस्तों तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर उत्पादक उपभोक्ता की संख्या को दर्शाने वाला ग्राफिक ये प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात भोजन के आधार पर संख्या के आधार पर, जीवभार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर एक जीव दूसरे जीव से किस रूप में जुड़ा हुआ है, वही क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। और इसको दिया किसने था? तो चार्ल्स एटन ने 1927 ईस्वी में दिया था। अगला टर्म है दोस्तों 10% ऊर्जा का नियम, और इसको दिया किसने था? लिंडेमान साहब ने। और कब दिया था? 1942 ईस्वी में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी पिरामिड और ऊर्जा का 10% का नियम। ये क्या होता है दोस्तों? तो 10% ऊर्जा का नियम क्या होता है? जैसे प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के पास 1000 जूल ऊर्जा है और अगले स्तर में यानी कंज्यूमर के पास कितना जाएगी? 10%, तो 100 गई। और फिर अगले के पास, अगले उपभोक्ता के पास फिर 10%, 10 गया। और फिर अगले के पास 1 गया। अर्थात 90% ऊर्जा क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। पोषण किस रूप में? उत्सर्जन के रूप में, श्वसन के रूप में या तापीय ऊर्जा के रूप में बाहर चली जाएगी। 10% ऊर्जा कहता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा ऊष्मा या हीट के रूप में नष्ट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या है? इसके बाद है पिरामिड। पिरामिड को देखेंगे हम।
पिरामिड क्या होता है? तो एक संख्या का पिरामिड ये सीधा व उल्टा दोनों बनता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये बीपीएससी में पूछा गया। तो ये कैसा बनता है? सीधा और उल्टा दोनों बनता है। सीधा कैसे बनेगा? सीधा जब बनेगा जब जो है संख्या ज़्यादा होगी। जैसे छोटी छोटी घासें हैं और उस पर जो है उससे कम जीव निर्भर रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ का स्थान ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा आएगा, फिर उससे वहाँ कम क्या होंगे? शाकाहारी जीव होंगे। फिर उससे ऊपर क्या होंगे? मांसाहारी जीव, और उनसे कम होंगे। और सबसे जीव कम वो होंगे अर्थात तृतीयक उपभोक्ता। अभी इसको आगे डिटेल में बताएंगे। इसी प्रकार भार के आधार पर भी सीधा व उल्टा दोनों हो सकता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। वेरी मोस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग नोट जरूर करिएगा। ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है दोस्तों? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो उत्पादक और उपभोक्ता किस प्रकार एक दूसरे से जो है लगे हुए हैं। जैसे सबसे पहले नीचे देखिए, ये क्या है? ये हरे पेड़ पौधे हैं, तो ये उत्पादक हुए। और हरे पेड़ पौधों को खाने वाले ये क्या हुए? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और ये शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी। उसके बाद इनको खाने वाले कौन हुए? द्वितीयक उपभोक्ता, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं और ये मांसाहारी होते हैं। अगला है, इनको खाने वाले भी शीर्ष मांसाहारी होते हैं, इनको कहते हैं टॉप कार्निवोरस, और ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। अगला है दोस्तों IUCN और रेड डाटा बुक। ये क्या होती है दोस्तों? तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई अर्थात कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, कहाँ है इसकी स्थापना? कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? फ्रांस में। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और इसका लक्ष्य क्या है? प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन। इसमें 3 प्रकार की क्या होती है? 3 प्रकार के पेजेज होते हैं। लाल पेज पर उसको डालते हैं जो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गई अर्थात विलुप्त हो गई, और गुलाबी पेज पर उसको हम डालेंगे जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, जो विलुप्ति के कगार पर है। और हरे पेज पर हम उसको डालेंगे जो रिकवरिंग हो गई है अर्थात जो संकट मुक्त हो गई है। अगला है दोस्तों घोर संकटगत प्रजातियां भारत में। भारत में कौन सी प्रजातियां जो घोर संकट में हैं? तो पिछले 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में जनसंख्या 80% से भी कम हो गई हो, या कुल संख्या 50 से भी कम हो गई हो। तो इसमें प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिमालयन कोयल है हिमालयन कटेर, और उसके बाद है गुलाबी सिर वाला बतख, घड़ियाल। ये क्या है? ये प्रमुख प्रजातियां हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। और इसी प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट गिद्ध, वाइट रैम्पर्ड और लाल सिर वाले, ये क्या हो गए? ये डाइक्लोफिनेक नामक दवा के कारण गिद्धों की किडनी में फेलियर नामक एक बीमारी हो गई, जिससे इनकी संख्या दिनों दिन घटते चली गई। अगला क्या है दोस्तों? संकटग्रस्त क्या होता है? संकटग्रस्त, इनको हिंदी, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट। संकटग्रस्त में कौन कौन है? बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, लायन टेल्ड मकाक, काला हिरण, राइनो एक सींग वाला गेंडा, खतरा अवैध और शिकार, ओलिव रिडले कछुआ, खतरा सामूहिक नेस्टिंग में कमी। और उसके बाद विलुप्त कौन हो गए? मॉरिशस, इसको डोडो कहते हैं, और पैसेंजर पिजन अत्यधिक ये शिकार हुई है, और टास्मेनियन टाइगर ये 1936 के बाद नहीं देखा गया। अभी हाल ही में चाइनीज पेडल फिश 2019 के बाद ये भी विलुप्त हो गई है। और साथ ही साथ बहुत ही संकट की बात दोस्तों, आप लोग स्पैरो पहले देखते थे, और क्रो कौआ, गौरैया और कौआ ये भी जो है विलुप्त
होने के कगार पर है। अगला क्या है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण और तरंगें। तो ध्वनि प्रदूषण और तरंगें, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? अपश्रम, इंफ्रासोनिक, इसकी क्षमता जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है और इसको कुत्ते, हाथी और बिल्लियाँ क्या कर सकती हैं? सुन सकते हैं और ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। श्रव्य क्या होते हैं? ऑडेबल क्या होते हैं? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इसको मानव कान सुन सकते हैं। अगला ध्वनियाँ है परश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, इसको चमगादड़ और सोनार और रडार वाली जो ध्वनियाँ हैं ये क्या होती हैं? ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं और ये पराश्रव्य होती हैं। तथ्य: ध्वनि ठोस जैसे रेलवे ट्रैक हवा की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। आप सभी लोग जानते हैं ध्वनि कैसा है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और जितना माध्यम सघन होगा ध्वनि उतनी तेजी से संचरण करेगी। अगला क्या है? जल प्रदूषण और संबंधित रोग। जल प्रदूषण से संबंधित रोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जैसे मरकरी, पारा से मिनीमाता रोग हो जाता है और ये मस्तिष्क को हानि पहुंचाता है। दूसरा कैडमियम, कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है जो हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है और हड्डियां हमारी जोड़ों से कमज़ोर होने लगती है। अगला है आर्सेनिक, आर्सेनिक, इससे ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। आर्सेनिक के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। अगला क्या है? नाइट्रेट, नाइट्रेट ये क्या होता है? ये बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। वायु और औद्योगिक प्रदूषण, एयर इंडस्ट्रियल एंड पोल्यूशन, जैसे फ्लाई ऐश क्या है? ये कोयले के दहन से मिलता है और उपयोग करते हैं ईंट, उपयोग कहाँ? सीमेंट उद्योग में, और वहाँ से जो कोयला जला तो फ्लाई ऐश हो जाता है। मीथेन हमको धान के खेत से और पशुओं की जुगाली करते समय हमको क्या मिलता है? मीथेन गैस मिलती है। लीड हमको शीशा कहाँ से स्रावित होता है? तो अखबार से और पेट्रोल के उत्सर्जन से। ध्यान रहे दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको दमघोटू गैस कहते हैं, साइलेंट किलर, क्योंकि हीमोग्लोबिन को ये बाधित करता है। ये तथ्य भी याद रखें दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी, तारीख है 2 दिसंबर 1984, गैस थी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट और हजारों की मृत्यु, दीर्घकालिक रोग है ये। ग्रीन हाउस गैसेस, हीट टैप यानी ऊष्मा अवरोध। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC, HFC, वाटर वेपर, जल वाष्प। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये गैसें ऊष्मा को रोकती है, जीवन के लिए आवश्यक, लेकिन अधिकता इसकी ज़्यादा होने से क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थात हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी में आने वाले समय में घोर संकट आ सकता है। तो ये गैस ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्या है दोस्तों? भारत में संरक्षण अधिनियम। तो भारत में संरक्षण अधिनियम, सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। प्रथम वन नीति 1952 और इसका टारगेट क्या था? 33% पर क्या हो? वन हो। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। 1988 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति आई और 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सम्मेलन, तो इसमें पहले संधि है रामसर कन्वेंशन और ये कहाँ हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? ईरान में, 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अगला क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसका संबंध है CFC को रोकना और ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987, मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को ही क्या मनाते हैं? ओजोन परत दिवस मनाते हैं। अगला क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? सबसे पहले ये आया कब?
ये आया 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? क्योटो शहर जापान में। इसका संबंध क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो उत्पादित होती है उसको कम करना। अर्थ समिट क्या है? ये 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसमें एजेंडा 21 को संरक्षित किया गया। एजेंडा 21 क्या है? पृथ्वी को बचाना। अगला क्या है? पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट इसमें हुआ क्या था? 1.5 डिग्री तापमान और 1.5 से 2 डिग्री तापमान लाना था। और आगे बढ़ते हैं इस प्रकार। जैव विविधता और रामसर महत्वपूर्ण आंकड़े। जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात की जाए तो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में 36 हैं। इंडिया में 4 हैं। कौन कौन? हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड। सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के आसपास पाई जाती है। भारत में रामसर स्थल कितने हैं? 96। नहीं, इस समय वर्तमान में 2 और बढ़ गए हैं तो 98 हैं। प्रथम कौन है? तो चिल्का झील और केवलादेव। ये कब शामिल हुए? 1981 में। कोपरा जलाशय, सिलेसर झील, इंदौर और उदयपुर हाल ही में अभी बिहार में और एक और कहीं शामिल हुई है। 2 और शामिल हुए हैं दोस्तों, तो इस समय 98 हैं। अगला क्या है? महत्वपूर्ण तत्व और वन लाइनर। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 21 मार्च को वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को अभी बताए थे ओजोन परत दिवस। और निक नेम क्या है? डॉल्फिन मैन किनको कहते हैं? रविंद्र कुमार सिन्हा को। इकोलॉजी फादर कौन है? रामदेव मिश्र हैं। बर्डमैन कौन है? तो बर्डमैन है सलीम अली। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। क्विक फैक्ट, टेररिस्ट ट्री कौन होता है? यूकेलिप्टस। रेडिएशन अस्थि मज्जा को कमज़ोर करने वाले या प्रभावित करता है। न्यूक्लियर फ्यूल भारत में थोरियम के भंडार हैं। कहाँ? केरल में। मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में 12 है। तो ये रही दोस्तों आज की क्लास। आप सभी लोग ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों वाचिंग दिस क्लास।